नमस्कार दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास में आज हमारी 102वीं क्लास है। लगभग 101 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। प्रत्येक टॉपिक पर एक वीडियो बनाया गया है और हर चैप्टर वाइज हम जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी ये वीडियो प्लेलिस्ट में भी डालते जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप इतिहास को समझना चाह रहे हैं, यदि आप IAS, PCS, RO, ARO की तैयारी कर रहे हैं और GS आप कंप्लीट करना चाहते हैं या कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो आप हमारी इस YouTube चैनल का प्रयोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर एक क्रम से व्यवस्थित तरीके से बताया गया है। इसके साथ साथ यदि आप TGT, PGT, UGC, NET JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री से विषय से दे रहे हैं, तो आपके लिए क्लास बेहद उपयोगी है। दोस्तों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था, यानी जो हमारा चैप्टर चल रहा था, वो था मौर्य काल। और मौर्य काल में जो आज हमारा टॉपिक है वो है आर्थिक जीवन। यानी मौर्य काल में आर्थिक जीवन कैसे था, व्यापार वाणिज्य की क्या योगदान था, कृषि का क्या योगदान था, पशुपालन का क्या योगदान था, व्यापार कहाँ कहाँ से होता था, किन देशों से होता था, व्यापारिक मार्ग कौन कौन से थे, कौन कौन से उद्योग डेवलपमेंट थे और किन उद्योगों का राज्य पर अधिकार था। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको इस टॉपिक में कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं मौर्य काल के बारे में। तो मौर्य काल में हम लोग बात कर रहे हैं आर्थिक जीवन के बारे में। तो जब किसी भी काल का आप प्राचीन भारत में इतिहास पढ़ते हैं तो आर्थिक जीवन में कई बिंदुओं पर आपको अध्ययन करना पड़ता है, जैसे कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार वाणिज्य, बंदरगाह, माप तौल और मुद्रा। ये सारे टॉपिक आपके कहाँ पर मौर्यकालीन आर्थिक जीवन में समझने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मौर्यकालीन कृषि के बारे में। जब हम मौर्य काल के कृषि के बारे में बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि मौर्य काल में कृषि को बहुत महत्व प्रदान किया गया। क्यों महत्व प्रदान किया गया, समझिए इस बात को। कौटिल्य ने कृषि को उद्योग कहकर संबोधित किया है, ठीक है ना। मौर्य काल में कौटिल्य ने कृषि को क्या कहकर संबोधित किया है, उद्योग कहकर संबोधित किया है। मेगास्थनीज आर्थिक व्यवस्था का वर्णन करते हुए लिखता है कि किसान सैनिक और राजकीय कार्यों से मुक्त होने के कारण पूरा ध्यान कृषि पर देते थे। अब इस लाइन का मतलब समझिए और यहां पर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं यह भी समझिए। दरअसल में मौर्य काल से पहले भी स्थायी सेना रखने की व्यवस्था हो चुकी थी, क्योंकि इससे पहले या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले सैनिक अस्थायी नहीं होते थे, भाड़े पर आते थे। तो वो सैनिक कृषि भी कार्य करते थे और जब युद्ध की बात आती थी तो युद्ध भी लड़ने जाते थे। लेकिन जब मौर्य काल में आर्थिक व्यवस्था का सुदृढ़ हुआ, अधिशेष उत्पादन हुआ, यानी अत्यधिक खाद्यान्न उत्पादित होने लगा, तो ऐसी अवस्था में जो किसान सैनिक थे उनको राजकीय कार्यों से मुक्त कर दिया गया। किसको? किसानों को सैनिक और राजकीय। एक बार फिर इसको थोड़ा सा समझिएगा। किसान को, यानी किसान पहले सैनिक का भी काम करता था और राजकीय कार्य भी करता था, लेकिन मौर्य काल में क्या परिवर्तन आया कि किसान अब सैनिक कार्य नहीं करेगा और ना ही राजकीय कार्य करेगा। जाहिर सी बात है, जब कोई एक विषय पर काम करेगा तो विधिवत वो उस कार्यों में पारंगत होगा। तो जाहिर सी बात है, किसान पूरा ध्यान किस पर देने लगे? कृषि पर देने लगे। आगे हम लोग बात करते हैं। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन एवं व्यापार पर आधारित थे। कौन कौन से थे? कृषि, पशुपालन, व्यापार, ठीक है ना। और इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा गया?
वार्ता कहा गया। ध्यान दीजिएगा, अब प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि मौर्य काल में वार्ता का क्या मतलब है। तो आमतौर पर लोग वार्ता के बारे में अगर पूछा जाएगा तो वार्ता का मतलब लोग समझेंगे कि संभवतः बात करना होगा, बातचीत करना होगा। लेकिन मौर्य काल में वार्ता बातचीत नहीं था। क्या था? कृषि, पशुपालन, व्यापार और वाणिज्य था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। मौर्य काल में राज्य द्वारा भी कृषि कराया जाता था, यानी राजा खुद खेती करवाते थे। और जाहिर सी बात है, अगर राजा उस खेती को करवा रहे हैं तो उसको देखरेख करने के लिए, यानी खेती की देखरेख करने के लिए कोई ना कोई अधिकारी को नियुक्त करेंगे। तो जो राजकीय खेती का देखरेख करता था वो किसकी अध्यक्षता में होता था? सीता नामक अध्यक्षता करता था, यानी सीता अध्यक्ष क्या करता था? राजकीय कृषि के नियंत्रण में था, आप ये कह सकते हैं। अब सीता शब्द आप समझ सकते कहां से आया है। सीता जैसे खेत है, खेत पर हल चलाया जाता है तो ये जो लाइन बन जाती है, यानी ये कुंड बन गया बीच में, लाइन नाली टाइप में, इसी को क्या कहा जाता है? सीता कहा जाता था। और आपको पता होगा, ये याद होगा कि भगवान राम की पत्नी सीता का उद्भव जब हल के फाल किससे? घड़े से टकराया था। तो जाहिर सी बात है घड़ा यहां कहीं पर रहा होगा और ये हल का फाल इससे टकराया होगा, तो ये नाली ही तो हुई। तो इसी नाली से क्या हुआ? सीता का जन्म हुआ। तो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर से संबंधित जो अध्यक्ष होता था, जो राजकीय भूमि की यानी एग्रीकल्चर की देखरेख करता था, उसको क्या कहा जाता था? सीता अध्यक्ष। आगे हम लोग देखते हैं, राज्य द्वारा किसानों को पशुधन और हिरण का मतलब होता है नगद धन देना। जैसे आजकल बैंकों से ऋण प्रदान किया जाता है, इसी तरीके से समय समय पर किसानों को राजा द्वारा धन प्रदान किया जाता था, चाहे वो पशुधन हो या हिरण या नगद धन। यानी राजा लोगों को पशुदान करके या नगद धन दान करके लोगों को अनुग्रहित किया करते थे। अर्थशास्त्र में अत्यधिक उत्पादन हेतु बीजों के निर्माण की विधि बताई गई है। यानी जैसे आजकल बीजों के संवर्धन यानी अधिक से अधिक उत्पादन में वृद्धि करने के लिए बीजों के जीन में परिवर्तन किया जा रहा है, उस समय खाद्यान्न अत्यधिक उत्पादन करने के लिए बीजों का निर्माण किया जाता था। तो जाहिर सी बात है मौर्य काल में यह व्यवस्था कहीं ना कहीं उत्तम रही होगी। धान की खेती को सबसे अच्छा माना गया है, ठीक है ना। मौर्य काल में धान की खेती को सबसे अच्छा, लेकिन गन्ने की खेती को सबसे निकृष्ट माना गया है। पूछ लिया जाता है कि मौर्य काल में सबसे उत्तम कृषि कौन थी, तो सबसे उत्तम कृषि धान थी। अब धान इसलिए भी आप समझ सकते हैं क्योंकि मगध गंगेटिक क्षेत्र में था और गंगेटिक क्षेत्र वाले में बहुत सारी नदियां भी थी और बरसात भी पर्याप्त मात्रा में होती थी। और ऐसी अवस्था में आपका जो चावल है या आप कह सकते हैं धान है, धान का उत्पादन बढ़ जाता है। और जब धान का उत्पादन बढ़ जाएगा तो उस पर लोगों की निर्भरता भी क्या है? बढ़ जाएगी। तो जाहिर सी बात है धान की खेती क्या हो जाएगी? सबसे अच्छी हो जाएगी। लेकिन गन्ने की खेती को क्या बताया गया है? निकृष्ट बताया गया। आगे हम लोग देखते हैं इन फसलों के साथ साथ थोड़ा सा इन फसलों के साथ साथ शाली मैच कराने के लिए पूछ लिए जाते हैं। किस लिए पूछ लिया जाता है? मैच कराने के लिए, ठीक है ना। तो शाली शब्द किसके लिए आया है? शाली धान के लिए आया है,
ब्रीही, ब्रीही चावल के लिए आया है। कोद्रों तिल, दारक दाल हो गई, वरक मोठ हो गया, मृदक मूंग को कहा गया, मांश उड़द को कहा गया, कलाय चना को कहा गया है। इसमें दो तिल तो आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन कोद्रों किसको कहा गया है ये मुझे याद नहीं आ रहा था, इसलिए ये यहाँ पे छूट गया है। तो आपको ये सारे टॉपिक क्या है, यहीं से प्रश्न बन जाता है और मैच कराने के लिए पूछ लिया जाता है। हाँ, दो और रह गए हैं। शंशप ये सरसों को कहा गया है, गोधूम गेहूं को कहा गया है। आगे हम लोग देखते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार, यानी मेगास्थनीज कहता है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते थे। क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अशोक के पहले के दो अभिलेख मिलते हैं। एक है सोगौरा अभिलेख, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। और दूसरा है पुंडवर्धन, बंगाल में मिलता है, जिसमें अकाल के समय राहत सामग्री वितरण करने का उल्लेख मिलता है। तो शायद मेगास्थनीज ने जो यूनान में अकाल देखा था वैसा भारत में उसको देखने को न मिला होगा कि लोग बड़ी संख्या में मर जाते थे, लेकिन भारत में वैसा देखने को नहीं मिला होगा। और शायद इसीलिए मेगास्थनीज अपनी रचना इंडिका में लिखता है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते हैं। मेगास्थनीज ने कुल 58 नदियों का उल्लेख किया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र में वर्ष में 3 फसल उगाने का उल्लेख मिलता है। जैसे आज भी 3 फसलें उगाने का उल्लेख मिलता है, उसी तरीके से मौर्य काल में भी 3 फसलों को उगाने का उल्लेख मिलता है। कौन कौन सी है? हैमन, हैमन ये कौन सी फसल थी? ये रवि की फसल थी। रवि का मतलब है वो समय जो ठंडी के समय, यानी जब गेहूं वगैरह बोया जाता है, उसी को क्या कहा गया? हैमन कहा गया है। गोश्मिक ये खरीफ की फसल थी। केदार ये जायद की फसल थी। तो आपके ये जो 3 शब्द दिए हुए हैं, इनको मैच कराने के लिए पूछ लिया जाता है। जैसे अब की बार असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था कि केदार शस्य क्या है, ठीक है ना? तो जायद में जो लहराती फसल है वो क्या है? केदारक कहा गया है, ठीक है ना? क्या पूछा गया था? केदारक क्या है? तो केदार जाहिर सी बात है इसी से संबंधित है केदारक। तो जो फसलें कब जायद में, जायद का मतलब है बरसात के समय वाली फसलें, और जाहिर सी बात है बरसात के समय जो एग्रीकल्चर है, खेती है, वो लहलहा उठती है, हरी भरी हो जाती है। तो केदारक क्या है? जायद की हरी भरी फसल को केदारक कहा गया है। जबकि मेगास्थनीज ने 2 फसलों का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने 3 फसलों का उल्लेख किया है और कौटिल्य ने 2 फसलों का उल्लेख किया है। मेगास्थनीज इस बात को अनेक बार दोहराया कि शत्रु अपनी भूमि पर कार्य करते थे और किसी को हानि नहीं पहुंचाते थे। इसका मतलब यह है कि जब युद्ध होता था तो आमतौर पर सेना जब जाती थी फसलों को नष्ट करती हुई जाती थी, लेकिन मौर्य काल के दौरान ऐसा नहीं था। यानी सेना किसानों के फसलों को नष्ट नहीं करते थे। क्यों? किसान लोग जो है
सर्वसाधारण ज्वाल हितकारी माने जाते थे, यानी वो सबके लिए खाद्यान्न उत्पादित कर रहे हैं। ठीक है। अगर सिंचाई के बारे में बात करें तो मौर्य काल में सुदर्शन झील, आपको पता है कि गुजरात में थे सुदर्शन झील, और बेस नगर कहाँ है, ये मध्य प्रदेश यानी विदिशा वाले क्षेत्र में। बेस नगर में ईंट की छादन वाली नहर मिली है, और ये कहा जाता है कि ये दोनों किस काल के थे, मौर्य काल के थे। छादन का मतलब होता है जैसे सीढ़ी नुमा, ठीक है ना, तो नीचे तल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी नुमा बनाया जाता था। कब, मौर्य काल। कौटिल्य ने मजदूरी की दर की तालिका भी प्रदान की है, और इतना ही नहीं, जैसे वर्तमान में मजदूरों को संगठन बनाने का अधिकार है, ठीक उस दौरान भी कर्मचारियों को संघ बनाने की बात कही है। किसने, कौटिल्य ने। आइए अब हम लोग बात करते हैं उद्योगों के बारे में। आपका कृषि टॉपिक कंप्लीट होता है, अब बात करते हैं उद्योग के बारे में। मौर्य काल में कई प्रकार के उद्योग मिलते हैं, जिनमें से सबसे पहला उद्योग कौन था, वस्त्र उद्योग। और मौर्य काल में यह कहा जाता है कि जो वस्त्र उद्योग था वो राज्य का क्या था, प्रधान उद्योग था। और इस प्रधान उद्योग को देखरेख करने के लिए राज्य द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किया जाता था, और इसे क्या कहा गया है, सूत्राध्यक्ष। तो प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि मौर्य काल में कपड़ा उद्योग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, तो मौर्य काल में कपड़ा उद्योग के अध्यक्ष को सूत्राध्यक्ष कहा जाता था। इस काल में और कई उद्योग थे, जिनमें से था कपास, शन, रेशम, ऊन और वृक्षों के रेशे वाले, इन सभी से वस्त्र बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे, वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है ना। तो कपास आम बात है, सन आम बात है, रेशम के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, ऊन भी आम बात हो गई, लेकिन वृक्षों के रेशे वाले जो वस्त्र होते थे उनको दुकुल कहा जाता था। आइए आगे देखते हैं हम लोग। कई सारे ऐसे वस्त्र थे जो उत्पादित होते थे, जैसे मदुरा कहाँ है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु का मदुरई या मदुरई। अपरांत तट कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, ये महाराष्ट्र का ये किनारे वाला क्षेत्र, ये अपरांत तट कहलाता है। कौन सा, अपरांत तट, ठीक है ना। और अपरांत तट को क्या कहा जाता था, कोंकण, जो वर्तमान में इसे कोंकण कहा जाता है। कोंकण क्या कहा जाता है, कोंकण। लेकिन मौर्य काल में इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था, या प्राचीन भारत में इस क्षेत्र को अपरांत तट कहा जाता था। कलिंग, उड़ीसा वाले क्षेत्र में वस्त्र उद्योग थे, काशी में वस्त्र उद्योग थे, बंग यानी बंगाल में वस्त्र उद्योग थे, वत्स मतलब कौशाम्बी वाला क्षेत्र, यहां भी वस्त्र उद्योग थे। महिष्मती यानी उज्जैन वाला क्षेत्र, महिष्मती कौन सा हो गया, उज्जैन वाला क्षेत्र, यहां भी कपड़ा उद्योग था। अब प्रश्न कैसे पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा कि मौर्य काल में जो सूती वस्त्र उद्योग था वो कहां कहां पर था, तो दक्षिण में मदुरई या मदुरा जो तमिलनाडु में था, महाराष्ट्र में कोंकण क्षेत्र था, पूर्व में उड़ीसा था, मध्य में काशी यानी वाराणसी वाला क्षेत्र था, पूर्व में बंग यानी बंगाल वाला क्षेत्र था, मध्य में वत्स कौशाम्बी वाला क्षेत्र था, और पश्चिम में महिष्मती यानी उज्जैनी वाला क्षेत्र था। तो ये सब के सब प्रश्न क्या है, मैच कराने के लिए पूछ लिए जाते हैं। और
सूती वस्त्र उद्योग क्या था? प्रमुख केंद्र था। ठीक है ना, इन स्थलों में सूती वस्त्र का उद्योग का केंद्र था। आइए आगे हम लोग देखते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार बंग देश का यानी बंगाल देश का चिकना एवं महीन वस्त्र, श्वेत चिकना एवं महीन वस्त्र बहुत फेमस था। पुंड्र यानी ये बंगाल ही है, पुंडवर्धन जिसको कहा गया है, वहां का काला मणि के समान चिकना स्वर्णकुंड सूर्य की किरण ने के रंग के समान चिकना, ये बहुत प्रसिद्ध था। तो ये वस्त्र भारत में जो उत्पादित होते थे बहुत ही चर्चित थे उस दौरान में पूरी दुनिया में। पुंड्र, काशी, चीन, चिन्ह भूमि जिसी को कहा गया, रेशमी वो कौशेय वस्त्र बहुत अधिक फेमस थे। चीन का जो रेशम होता था वो बहुत अधिक फेमस होता था। और कौटिल्य ने चीन के रेशम को क्या कह के संबोधित किया है? चीन पट्ट कह के संबोधित किया है। पूछ लिया जाता है कि चीन पट्ट किसे कहा जाता है, तो चीन पट्ट चीन के बने हुए रेशम को चीन पट्ट कह के संबोधित किया गया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं धातु उद्योग में। तो मौर्य काल में यह भी क्या था? विकसित अवस्था में था। इसके साथ साथ शराब उद्योग, नमक उद्योग, खान उद्योग, अस्त्र उद्योग, जहाजरानी उद्योग, ये सबके सब क्या थे? राज्य के नियंत्रण में थे। अब बात आती है कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता था कि कौन सा उद्योग राज्य के नियंत्रण में था। तो उसमें ज्यादातर जो प्रश्न पूछा गया है वो जहाजरानी को लेकर पूछा गया है। अन्य उद्योगों में चमड़ा उद्योग, मूर्ति उद्योग, गंधपर्ण यानी इत्र उद्योग हो गया। ये सब के सब क्या थे? विकसित अवस्था में थे। व्यापार उद्योग के बारे में अगर हम बात करें, किसके? व्यापार उद्योग मौर्य काल में राज्य के नियंत्रण में था। इसके लिए अलग अलग विभाग थे और इसके अध्यक्ष को पर्णयाध्यक्ष कहा जाता था। यानी वो व्यक्ति जो व्यापार वाणिज्य का राज्य की तरफ से देखभाल करता था उसको क्या कहा गया? पर्णयाध्यक्ष कहा गया। अब प्रश्न पूछा गया है कि आखिर पर्णयाध्यक्ष कौन था? तो पर्णयाध्यक्ष एक तरीके से व्यापार वाणिज्य की देखभाल करने वाला था। राज्य स्वयं व्यापार भी करता था और कुछ वस्तुओं पर राज्य का एकाधिकार था, यानी मोनोपोली थी। यानी दूसरा कोई व्यापारी उस वस्तु का व्यापार नहीं कर सकते थे। तो कौन कौन सी चीजों पर व्यापार था? जैसे जंगल, खान, शराब, जहाजरानी, हथियार, नमक। ठीक है ना? तो इन सारी वस्तुओं पर राज्य का अपना एकाधिकार था, यानी इस पर कोई दूसरा व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता था। आगे मेगास्थनीज लिखता है कि उद्योग एवं व्यापार वस्तु निरीक्षण समिति पर नियंत्रण रखते थे। ठीक है ना? क्या लिखता है मेगास्थनीज? उद्योग और व्यापार पर वस्तु होना चाहिए। वस्तु निरीक्षण समिति क्या करती थी? नियंत्रण रखती थी। अब कैसे नियंत्रण रखती थी? आगे देखिए। राज्य द्वारा व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करती थी। व्यापार आंतरिक एवं बाह्य दोनों होते थे और स्थल मार्ग तथा जल मार्ग दोनों से होते थे। यानी एक व्यापारी भारत में भी व्यापार कर सकता था
और विदेशों में वस्तुएं लेकर आके बेच सकता था। यानी आंतरिक व्यापार हो गया और बाह्य व्यापार हो सकता था। स्थल मार्ग से भी जा सकता था और जल मार्ग से भी, वायु मार्ग का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अभी वहां पर डेवलप नहीं हुआ था। मौर्य काल में व्यापारी एवं समूह के व्यापार करने वाले इन समूहों को सार्थ कहा जाता था। क्योंकि व्यापारी बड़ी मात्रा में धन लेकर चलते थे तो लुटेरे होते थे जो लूट लिया करते थे। ऐसी अवस्था में व्यापारी क्या करते थे, समूह में चलते थे और उसी समूह को क्या कहा गया, सार्थ कहा गया। ठीक है ना। और व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहकर संबोधित किया गया है। तो ये पूछा गया है कि सार्थवाह क्या है या सार्थ क्या है, ये दोनों शब्द पूछे गए हैं। व्यापार वाणिज्य अत्यधिक उन्नत अवस्था में थे। कैसे उन्नत अवस्था में थी? मौर्य काल में विदेशों से अच्छे संबंध थे। ठीक है ना। और जब विदेशों से अच्छे संबंध थे तो जाहिर सी बात है वस्तुएं बाहर जाएंगे भी और बाहर से आएंगे भी। तो जो वस्तुएं बाहर से लाई जाती थी, ठीक है ना, उनको अनुग्रह के साथ लाने दिया जाता था। इस पर कौटिल्य के अनुसार कहता है, कौटिल्य क्या कहता है, चीन का बना रेशमी पट्ट क्या था, सर्वश्रेष्ठ था। यानी चीन के बने हुए रेशमी वस्त्र बहुत ही अच्छे थे। भारत के बाजारों में कार्दमक मुक्ता, कार्दमक मुक्ता क्या है, ये एक तरीके से ईरान की कार्दमक जो नदी है उसमें पाया जाने वाला पत्थर है जो कि भारत के बाजारों में बिकने के लिए आता था। बंगाल का मलमल, ठीक है ना, कहाँ का, बंगाल का मलमल, नेपाल का कंबल, ये दोनों बहुत प्रसिद्ध थे। आज भी वैसे नेपाल का कंबल फेमस है। उसके बाद अगर हम व्यापार के बारे में बात करें, पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति प्रभावकारी बंदरगाह था। ताम्रलिप्ति कहां पर है, तो ये बंगाल है, ठीक है ना, बंगाल, और यहीं पर तामलुक है, तामलुक, वर्तमान में तामलुक, और इसी तामलुक को ताम्रलिप्ति कहा जाता है, ताम्रलिप्ति। भरूच, भरूच कहाँ है, भड़ौच यानी गुजरात से फारस की खाड़ी से पश्चिमी देशों के लिए व्यापार होता था। यानी ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति कहाँ पर था, ये बंगाल में, यहाँ से पूर्वी देशों के लिए व्यापार, और जो पश्चिम में यहाँ पर भड़ौच था, यहाँ से पश्चिम देशों के लिए व्यापारिक वस्तुएं आते जाते थे। ठीक है ना। मस्कट बंदरगाह, कौन सा, मस्कट बंदरगाह फारस की खाड़ी में स्थित भारतीय वस्त्रों का प्रमुख केंद्र था। प्रश्न महत्वपूर्ण है, अभी तक पूछा नहीं गया है और कभी भी पूछा जा सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है। तो जो मस्कट बंदरगाह है, ठीक है ना, मस्कट बंदरगाह भारतीय वस्तुओं का एक प्रमुख केंद्र था जहां से पश्चिम देशों को क्या है, बिखेर दिए जाते थे। मुजरिस या मुशरी बंदरगाह, यह मुख्यतः यहां से मिस्र के लिए व्यापार होता था। ताम्रलिप्ति से पूर्वी देश श्रीलंका, चीन आदि देशों के व्यापार होता था। कहां कहां से, श्रीलंका और चीन आदि देशों से व्यापार होता था। लेकिन जब चीन का नाम आता है तो वहां एक शब्द आता है छौम, पूछ लिया जाता है छौम क्या है, तो छौम एक प्रकार का रेशमी वस्त्र है।
दुकुल, दुकुल क्या है? सफेद व चिकना कपड़ा है। और दुकुल कैसे तैयार किया जाता था, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ये पेड़ों की छालों से तैयार किया जाता था। अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है दुकुल क्या है, तो पेड़ों के जो रेशे होते हैं उनके रेशों से जो वस्त्र तैयार किए जाते थे उसी को क्या कहा गया है? दुकुल कहा गया। भारत से बहुत सारी वस्तुएं निर्यात की जाती थी। उन निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में हाथी दांत, कौन से? हाथी दांत। और आपको पता होगा कि कछुए की खोपड़ी बहुत मजबूत होती है, तो कछुए की खोपड़ी सीपिया, मोती रंग नील और बहुमूल्य लकड़ियां, ठीक है ना, ये लड़कियां लिख दिया है। तो बहुमूल्य लकड़ियां भारत से विदेशों में क्या है? निर्यात की जाती थी। अब प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि बहुत सारी वस्तुएं दे दी गई और पूछ लिया गया कि इनमें कौन सी वस्तु निर्यात की जाती थी या कौन सी वस्तु निर्यात नहीं की जाती थी। तो हाथी दांत, कछुए, सीप, मोती रंग नील और बहुमूल्य लकड़ियां, इन सब का क्या है? निर्यात किया जाता था। तो जाहिर सी बात है बहुत सारी वस्तुएं आयातित भी थी। तो वे वस्तुएं जिनका राज्य स्वयं व्यापार करता था उसको राज्य प्रणय कहलाते हैं। शिल्पियों को कर ना देकर कर के बदले में महीने में एक दिन का राजा के लिए कार्य करने पड़ते थे। क्या करने पड़ते थे? राजा के लिए कार्य करने पड़ते थे। यह आदेश किसके लिए था? गैर सरकारी शिल्पियों के लिए, यानी जो सरकारी शिल्पी नहीं थे उनके लिए काम यह आदेश दिया गया। आगे की 2 लाइन नहीं दिख रही है, इसके लिए हमें थोड़ा सा कौटिल्य ने दक्षिणी मार्ग को अधिक लाभदायक बताया। अब कौटिल्य ने दक्षिणी मार्ग क्यों लाभदायक बताया? क्योंकि दक्षिण से, खासकर श्रीलंका से बड़ी मात्रा में मुक्ता, मणि, हीरे, सोने आदि आते थे, बहुमूल्य पत्थर। और इसीलिए कौटिल्य ने दक्षिण का मार्ग क्या है? लाभदायक बताया है। अब हम बात करते हैं मौर्यकालीन व्यापारिक मार्ग कौन कौन से थे। तो दक्षिण के लिए एक पुराना मार्ग था जो श्रावस्ती से गोदावरी यानी प्रतिष्ठान तक जाता था, और इसी को क्या कहा गया? दक्षिणापथ। ज्योग्राफी में वहां पे हम बताते हैं। तो कहां से लेकर? श्रावस्ती से, यानी उत्तर प्रदेश से होते हुए कहां पर? गोदावरी, श्रावस्ती, श्रावस्ती से लेकर प्रतिष्ठान। और ये कहां पर था? गोदावरी नदी के किनारे था, वहां तक जाता था, और इसी को क्या कहा गया? दक्षिणापथ। लेकिन अगर उत्तरापथ के बारे में बात करें, अगर हम उत्तरापथ के बारे में बात करें तो उत्तरापथ में तक्षशिला, तक्षशिला जानते हैं कहां पर है? पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। तो तक्षशिला, तक्षशिला से दिल्ली होते हुए मथुरा, मथुरा, कौशाम्बी, कौशाम्बी मतलब इलाहाबाद बट्स वाला क्षेत्र, कौशाम्बी, फिर वाराणसी, और वाराणसी से पटना यानी पाटिलपुत्र, और पाटिलपुत्र से ये कहां पर? ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक, बंगाल तक पहुंच जाते थे। तो एक बड़ा मार्ग कहा था, और इसी मार्ग को राजमार्ग की संज्ञा दी गई। और ये
कहाँ से शुरुआत होता था? पुरुषपुर। पुरुषपुर मतलब पाकिस्तान में पेशावर था, और वहीं से शुरू होकर ये मथुरा, कौशाम्बी, वाराणसी होते हुए ताम्रलिप्ति तक चला जाता था। मेगास्थनीज ने इसकी लंबाई 1300 मील बताई। इसका निर्माण किसने किया था? चंद्रगुप्त ने कराया था, और बाद में शेरशाह सूरी ने इस सड़क को शेरशाह सूरी ने सड़क के आजम कह दिया। लेकिन अंग्रेजों में एक अंग्रेज अधिकारी थे ऑकलैंड ने इसको ग्रैंड ट्रैंक रोड कहा, जिसको वर्तमान में हम GT रोड कहते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा मार्ग, यानी भरूच से मथुरा को जोड़ता था। भरूच से मथुरा तक जोड़ता था। मौर्य काल में व्यापारियों को आदेश था कि पुराना माल संस्था अध्यक्ष की आज्ञा के बिना ना बेचा जाए और ना ही बंधक बनाया जाए। ठीक है ना? उसके बाद हम देखते हैं कि माप और तौल के प्रत्येक चौथे महीने में राज्य के कर्मचारियों द्वारा क्या किया जाता था? निरीक्षण किया जाता था। क्यों? क्योंकि घटतोली ना करने पाए, कम ना तौलने पाए। तो प्रत्येक चौथे माह बाटों की माप तौल होती थी कि व्यक्ति जितनी मानक रखा गया है उतना ही वस्तुएं बेच रहा है या कम। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मौर्यकालीन बंदरगाह। और जब बंदरगाह की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि पूर्वी तट के बंदरगाह और पश्चिमी तट के बंदरगाह दो भागों में बांट दिए। तो इधर वाले बंदरगाह हो जाएंगे पूर्वी तट, और इधर वाले बंदरगाह हो जाएंगे पश्चिमी तट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पश्चिमी तट के बंदरगाहों के बारे में। तो पहला बंदरगाह आता है बवेरिकम बंदरगाह, और जाहिर सी बात है बवेरिकम बंदरगाह यहां पर यानी सिंधु नदी के मुहाने पर पड़ता था। तो ये यहां पर सिंधु नदी है, और इसी के मुहाने पर कौन सा बंदरगाह था? बवेरिकम बंदरगाह। पूछ लिया जाता है कि सिंधु के मुहाने पर कौन सा बंदरगाह था, तो बवेरिकम बंदरगाह। ठीक है ना? उसके बाद भरूकच्छ होना चाहिए, भरूच जिसे कहा गया। यूनानियों ने इसी को बेरी गाजा कह के संबोधित किया है। ये कहां पर था? ठीक है ना? तो यहां पर भड़ौच या इसी को भरूच बंदरगाह कहा गया है। ठीक है ना? या भृगुकच्छ कहा गया। और बेरी गाजा यूनानी इतिहासकारों ने इसी को क्या कहा? तो ये गुजरात में स्थित था। कहां पर? गुजरात में। फिर सोपारा, ये महाराष्ट्र का बंदरगाह था। प्राचीन नाम इसका सूर्यपरक था, और ये कहां पर स्थित था? महाराष्ट्र में, यानी ये यहां पर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पूर्वी तट के बंदरगाह। कौन से? पूर्वी तट के बंदरगाह। जाहिर सी बात है पूर्वी तट यही हुआ, पूर्वी तट। तो यहां कौन कौन से बंदरगाह थे? पहला है ताम्रलिप्ति, और ये ताम्रलिप्ति कहां पर था? ये बंगाल में था। ताम्रलिप्ति। ठीक है ना? और आधुनिक नाम इसको ताम्रलुक कहा गया। सोमात्मा या सोपतिनम ये भी पूर्व में था। मौर्य काल में दूर पश्चिमी तट पर पश्चिम बेबीलोन के साथ पश्चिमी तट पर स्थित बेबीलोन तक व्यापार होता था, और व्यापार वाणिज्य क्या है? विकसित अवस्था में था।
सिकंदर के साथ आने वाले नियार्कस और एरियन, ये दोनों ने बताया कि भारतीय व्यापारी श्वेत चमड़े के जूते यानी सफेद चमड़े के जूते पहनते थे। मुक्ता अर्थात मोती बेचने कहाँ जाते थे? यूनान जाते थे। ये जानकारी किसने दिया? नियार्कस ने दिया। यानी और नियार्कस किसके साथ आया था? सिकंदर के साथ आया। और बाद में यही जानकारी किसने? एरियन ने दिया। क्या दिया? कि भारतीय व्यापारी श्वेत चमड़े के जूते पहने हुए, यानी लोग ये जानते थे कि वो सफेद जूते पहनने वाला व्यक्ति कहाँ है? हिंदुस्तान से आया है। और क्या बेचने जाते थे? मोती बेचने। कहाँ? यूनान जाते थे। तो ये जानकारी किसने दी? नियार्कस ने दी, एरियन ने दी। ठीक है। आयातित वस्तुओं पर बहुत सारी वस्तुएं आयात किया जाता था। इनको महसूल घरों में मोहर लगती थी कि हाँ ये विदेश से आई है। ये लाइन कुछ गड़बड़ हो गई है। भारत के साथ व्यापार पर अधिकार रखने के उद्देश्य से टालमी फिलाडेल्फस ने लाल सागर के पश्चिमी तट पर वेरेनिस नगर बसाया था। देखिएगा एक बार फिर से। भारत के साथ व्यापार पर अधिकार रखने के उद्देश्य से टालमी फिलाडेल्फस ने लाल सागर के पश्चिमी तट पर वेरेनिस नगर बसाया था ताकि व्यापारियों को अत्यधिक लाभ प्रदान किया जा सके। देशज वस्तुओं पर 4% एवं आय, यानी जो भारतीय वस्तु होती थी उन पर कितना टैक्स लगता था? 4%। लेकिन जो बाहर से आते थे उन पर कितना? 10% का टैक्स लगा दिया जाता था। मैगस्थनीज बताता है कि बिक्री कर ना देने पर क्या दे दिया जाता था? मृत्युदंड दे दिया जाता था। ये अपने आप में अलग बात थी। और इसी में यह भी कहा गया कि अगर निर्धारित मुनाफा से अधिक लेना क्या था? दंडनीय अपराध था। यानी जितना मुनाफा निर्धारित कर दिया गया था, राज्य उससे ज्यादा नहीं ले सकता था। कौटिल्य ने 15% वार्षिक ब्याज क्या है? निर्धारित किया था। वैसे कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ चीजें छूट गई हैं, आगे देखते हैं। नाप तोल के बारे में, यह भी जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था से संबंधित है। अर्थशास्त्र में नाप तोल के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। पूछ लिया जाता है किस ग्रंथ में माप तोल के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो कौन सा ग्रंथ है? अर्थशास्त्र है। और सबसे छोटा भार माशक कौन था? स्वर्ण माशक था। मशक लिखा है, माशक होना चाहिए। क्या था? सबसे छोटा था। 10 स्वर्ण माशक बराबर क्या था? एक कर्ष कहा जाता था। पूछ लिया जाता है कर्ष क्या है? हवाई हो जाते हैं जब आयोग में प्रश्न। तो कर्ष क्या है? वस्तुओं को मापने के लिए कर्ष का प्रयोग किया जाता था। 10 कर्ष बराबर एक पल था। पूछ लिया जाता है कि मौर्य काल में पल क्या है? 100 पल बराबर एक आयमानी। पूछ लिया जाता है एक आयमानी क्या है? 2 आयमानी बराबर एक द्रोण होता था। पूछा गया है, द्रोण तो पूछा गया है, तो इसमें द्रोण पूछा गया है और पल पूछा गया है, लेकिन कर्ष और आयमानी आपको ध्यान रखना है। 10 द्रोण बराबर एक वाह और 16 द्रोण बराबर एक बारी और 20 द्रोण बराबर एक कुंभ होता था। यानी कुंभ क्या है? सबसे भारी भरकम बांट था। और ये बांट जो है पत्थर और लोहे दोनों के बनाए जाते थे। ठीक है ना? बांट किसके बने होते थे? पत्थर और लोहे। तांबे उम्बे की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी बांट बनाने की। अर्थशास्त्र में माप की इकाई की भी क्या है? जानकारी मिलती है। यानी लंबाई मापने के लिए, या तो वजन नापने के लिए थे, अब लंबाई मापने के बारे में हम लोग बात करते हैं। और सबसे छोटी लंबाई अगर मापने की कोई इकाई थी तो वो क्या थी? परमाणु थी। 8 परमाणु बराबर कितना? एक रथ चक्र। और 8 रथ चक्र बराबर एक
लिप्छा। 8 यू का माध्य बराबर 1 अंगुल, ठीक है ना, और 8 अंगुल बराबर 1 धनु, 4, ठीक है ना, 4 अंगुल 8 अंगुल, और 8 अंगुल बराबर 1 धनुर्मुष्ट, ठीक है ना, ये धनुर्मुष्ट कहलाता है। और 12 अंगुल बराबर 1 विवास्ती, यानी 4, 8, 12, ठीक है ना। तो 12 अंगुल बराबर क्या होता था, विवास्ती होता था, और 2 विवास्ती बराबर 1 अरतनी, ठीक है ना, 1 अंगुल, 2 अंगुल, 3 अंगुल, 4 अंगुल, 5 अंगुल, 6 अंगुल, 7 अंगुल, 8 अंगुल, 9 अंगुल, 10 अंगुल, 11 अंगुल, 12 अंगुल। तो 12 अंगुल बराबर क्या हो जाता था, एक विवास्ती हो जाता था, और 2 विवास्ती बराबर 1 अर्तनी, और 1 अर्तनी बराबर 1 दंड, और 10 दंड बराबर 1 रज्जु, और 100 रज्जु बराबर 1 गोरुत, और 4 गोरुत बराबर 1 योजन। और प्राचीन काल में जितनी भी ज्यादातर जानकारी दूरी के संदर्भ में दी गई हैं, वहां पर आपको योजन शब्द प्रयोग किया गया। यानी योजन माप की सबसे बड़ी इकाई थी, ठीक है ना, और 1 योजन में लगभग 7.2 किलोमीटर था, ठीक है ना, कितना, 7.2। उसके बाद हम बात करते हैं मौर्य काल में महाजनी व्यवस्था के बारे में। महाजनी व्यवस्था का मतलब है वस्तुओं को या लोगों को ब्याज पर धन देना, ठीक है ना। तो मौर्य काल में महाजनी व्यवस्था के बारे में देखते हैं, क्योंकि इसके बारे में कौटिल्य विधिवत उल्लेख करता है। कौटिल्य ये लिखता है कि 15% ब्याज लेना क्या है, न्याय संगत है। कितना बताया है, 15%। लेकिन ये कहा है कि व्यवहार में अत्यधिक ब्याज लेना क्या है, लिया जा सकता है, प्रचलन में भी उस दौर में था। साधारण व्यापार के लिए 60% वार्षिक ब्याज था। कितना, 60%। यानी अगर 100 रुपए ब्याज पर आपने लिया है तो आपको 160 रुपए वापस देना पड़ेगा। लेकिन यदि आप जंगल के रास्ते व्यापार करते हैं तो आपको 120% वार्षिक ब्याज देना पड़ेगा। अगर समुद्र से व्यापार करते हैं, क्योंकि समुद्री रास्ते से जो व्यापार था वो बहुत कठिन था, जोखिम था, इसलिए वहां पर लगभग 240% वार्षिक ब्याज टैक्स लिया जाता था। तो सबसे ज्यादा जो टैक्स लिया जाता था वो समुद्री व्यापार से टैक्स लिया जाता था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मौर्यकालीन मुद्रा के बारे में। तो मुद्रा भी इसी वक्त समझ लेते हैं। काफी है। मौर्यकालीन मुद्रा, मौर्यकालीन जो मुद्रा थी, जारी करने का अपना एक अलग विभाग था, और जो मुद्रा जारी की जाती थी उसके अध्यक्ष को क्या कहा गया है, लक्षणाध्यक्ष। जबकि मुद्रा अध्यक्ष कौन सा था, पासपोर्ट विभाग। पीछे हमने बताया है कौन सा था, पासपोर्ट विभाग। लेकिन मुद्रा यानी क्वाइन, सिक्के जारी करने वाले विभाग को क्या कहा जाता था, लक्षणाध्यक्ष। और सिक्कों को क्या कहा गया, रूप कहा गया। यही आगे चल के रुपया बन जाता है। मुद्रा अर्थशास्त्र में प्राचीन ग्रंथ का नाम रूप सूत्र मिलता है। क्या मिलता है, रूप सूत्र मिलता है। कोई भी व्यक्ति यदि सिक्के ढलवाना चाहता है तो 13.5% ब्याज देकर वो लक्षणाध्यक्ष से सिक्के जारी करवा सकता है, ठीक है ना। कौटिल्य के अनुसार मौर्य टकसालों में 4 मूल्य के सिक्के जारी किए गए थे। अब वो 4 मूल्य
ये सिक्के कौन कौन से थे? पहला है पर्ण, दूसरा है अर्धपर्ण, तीसरा है पाद और चौथा है अष्टपाद। ये 4 प्रकार के मौर्य काल में सिक्के मिलते हैं। राज्य 2 प्रकार की मुद्राएं जारी करते थे। कौन कौन से? एक कोष प्रवेश यानी ऐसी मुद्रा जिससे बड़े बड़े लेन देन होते थे, इसी मुद्रा में लोग क्या है कर देते थे। और दूसरा था व्यापारिक मुद्रा, और ये एक तरीके से सामान्य लेन देन में इसका प्रयोग होता था। मौर्य काल में सबसे पुराना सिक्का कौन था? पर्ण था। पूछ लिया जाता है पर्ण किसका बना होता था? तो पर्ण चांदी का बना होता था, लेकिन इसमें कुछ मात्रा में तांबा, सीसा और त्रपु यानी रांगा भी मिला होता था। पाद ये पर्ण का 1/4 था। अष्टपाद ये पर्ण का 1/8वां भाग था। तो ये 4 प्रकार के मौर्यकालीन सिक्के आपको देखने को मिलते हैं। मौर्य काल में वस्तुओं के मूल्य क्या थे? कम थे, और यानी क्रय शक्ति क्या थी? अधिक थी। जब वस्तु के मूल्य कम होंगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे। क्यों? ऐसी जानकारी क्यों मिलती है? क्योंकि बहुत कम मूल्य के सिक्के जारी किए गए थे, और जो कम मूल्य के सिक्के जारी किए गए थे वो ज्यादातर किसके? तांबे के बने थे। तांबे का जो प्रमुख सिक्का था उसको माशक कहा गया है। क्या कहा गया है? माशक कहा गया है। माशक कहा गया है। इससे भी छोटे भाग बनाए गए थे और उसको अर्धमाशक कहा गया है। मौर्य काल में जो सिक्के होते थे उनको आहत सिक्के कहा गया था। आहत यानी ऐसे सिक्के जिन पर प्रहार करके बनाया गया हो, यानी आहत यानी प्रहार किया गया, और उसमें लगभग 5 निशान देखने को मिलते हैं, इसीलिए ऐसे सिक्कों को पंच मार्क कहा जाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे मौर्यकालीन आहत सिक्कों के बारे में। तो मौर्यकालीन जो आहत सिक्के थे उनमें चंद्रमा, तराजू, मयूर, पर्वत, सर्पदंड आदि देखने को मिलते हैं। 5 हो गए, 1 2 3 4 5। कौन कौन से? चंद्रमा, तराजू, मयूर, पर्वत, सर्पदंड, ये सारे चित्र बने हुए थे। सिक्कों की शुद्धता की जांच करने के लिए रूपदर्शक नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। पूछ लिया जाता है कि मौर्य काल में जो सिक्के की शुद्धता की जांच करता था उसको क्या कहा जाता था? तो वो था रूपदर्शक। यदि किसी के पास नकली सिक्का मिलता था तो उस पर 25 पर्ण जुर्माना देना पड़ता था। सिक्कों का निर्माण राज्य की टकसालों में ही कराया जा सकता था। सिक्के सोने, चांदी, तांबे के बनाए जाते थे, लेकिन सोने के सिक्के नहीं मिले। ठीक है ना? चांदी के सिक्कों को पर्ण कहा जाता, यह ध्यान दीजिएगा। सोने के सिक्कों को स्वर्ण कहा गया, चांदी के सिक्के को पर्ण कहा गया। ध्यान रखना, नहीं रजत लिख के आ जाएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे मौर्य काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा गया? रजत नहीं, पर्ण कहा गया। ध्यान रखिएगा, चांदी के सिक्के को क्या कहा गया? पर्ण कहा गया। तांबे के सिक्कों को क्या कहा गया? माशक कहा गया। तांबे के सिक्के काफी है। तांबे के सिक्के को काकड़ी, जो छोटे छोटे सिक्के थे, यदि कोई व्यक्ति नकली सिक्का बनाते मिला तो उस पर 200 पर्ण का जुर्माना लगाया जाता था। नकली सिक्का मिलता था तो कम जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन अगर बनाते पकड़े गए तो 200 पर्ण का जुर्माना लगता था। टकसाल के अधीक्षक लक्षणाध्यक्ष था। मुद्राओं को जारी करने वाला रूपदर्शक था। थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है, इसीलिए सबको एक साथ जोड़ के बताया गया। लक्षणा अध्यक्ष का प्रमुख सहयोगी सौवर्णिक था, और इसी को सौवर्णिक ही क्या करता था? एक तरीके से सोने चांदी की परख भी रखता था, और इसीलिए
ये कार्य राज्य के स्वर्णकार को दिया गया था, क्योंकि सिक्के भी सोने के बने थे, तो वही इसका देखरेख करता था। अक्षशाला उसका कार्यालय होता था, यानी राज स्वर्णकार के जो कार्यालय होता था उसको अक्षशाला कहा जाता है। अभी तक पूछा नहीं गया है, कभी भी इसको पूछा जा सकता है। एक बार इसको फिर से ध्यान दीजिएगा। जो राज स्वर्णकार था, इसके कार्यालय को अक्षशाला कहा गया है। निष्क यानी जो गले में एक टुकड़ा पहना जाता था, वो किसका? सोने का बना होता था। स्वर्ण, मौर्य काल में सोने के सिक्के अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, और उन्हें केवल आहत सिक्के जो चांदी तांबे के मिले हुए हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में समस्त सिक्कों को क्या कहा गया? आहत सिक्के, क्योंकि सारे के सारे सिक्कों में क्या है? मोहर लगा के बनाया गया था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में केवल 5 एवं ताम्र मुद्राओं के निर्माण की ही चर्चा की है। पाद या रूप धारण या करसार्पण, ये चांदी का सिक्का था। पर्ण, ये मौर्य काल का प्रधान सिक्का था। सॉरी। पूछ लिया जाता है कि मौर्य काल का जो प्रधान सिक्का था वो किस नाम से जाना जाता था, तो वो पर्ण ही जाना जाता था। और यही राजकीय मुद्रा और विनिमय का क्या था? माध्यम था। वेतन पर्ण में ही दिया जाता था। इस पर सांप, मयूर, अर्धचंद्राकार, वेदिका से घिरे वृक्ष आदि आकृतियों का अंकन है। आहत सिक्के क्या कहलाए? पंचमार्क कहलाए। ये सिक्के आकृतियां थी, लेख युक्त नहीं थे, यानी इसमें कोई भी लेखन नहीं मिलता है। अगर पहली बार सिक्कों पर लेखन मिलता है तो वो मौर्योत्तर काल में, यानी मौर्यों के बाद। जो सबसे ज्यादा सिक्के मिले हैं उन पर हाथी, वेदिका के मध्य वृक्ष, पहाड़ के शिखर पर उगता सूरज एवं चंद्रमा। कौन कौन से हैं एक बार फिर से देखिएगा। ज्यादातर जो सिक्के मिले हैं उन पर हाथी का चित्र है, वेदिका के मध्य वृक्ष, यानी ये वेदिका हो गई और बीच में वृक्ष बना हुआ है, ठीक है ना। पहाड़ के शिखर पर नवोदित चंद्रमा, यानी ये पहाड़ है और यहां पर चंद्रमा को निकलते हुए दिखाया गया है, और पर्वतों का, ये सारे चित्र ज्यादातर मिलते हैं। दोस्तों, मौर्य काल का जो आर्थिक जीवन है ये कैसा लगा? अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। थैंक यू। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है। लगभग 1 घंटे 10 मिनट की क्लास हो चुकी है। अगर आप इसी क्लास को ऑफलाइन पढ़ोगे तो कम से कम ये 4 घंटे की क्लास जाएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।